हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड फर्स्ट फ्लाइट बुक में से फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन्होंने। इस पोएम को आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे डस्ट ऑफ स्नो, इस पोएम को डिटेल में समझने के लिए। डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन्होंने, इस पोएम को हम कुछ सेगमेंट में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला सेगमेंट रहेगा थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की थीम क्या है, ये सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड सेगमेंट, जो है कि राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की, ये मैं आपको बताऊँगा। थर्ड सेगमेंट में हम देखेंगे पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद का जो सेगमेंट रहेगा लास्ट का, ओके, उसमें हम देखेंगे कि कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस पोएम में आए हैं, ये मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं किससे, थीम ऑफ द पोएम। थीम ऑफ द पोएम, या फिर जिसे हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम भी कहते हैं, इस पोएम की मध्यवर्ती कल्पना क्या है, ये पोएम किसके बारे में हमें बताती है। ओके, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, या फिर व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो ये आंसर आपको वहाँ पे कैरी करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है इस पोएम की सेंट्रल आइडिया, क्या है इस पोएम की थीम, मध्यवर्ती कल्पना क्या है। तो दिस पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। ये जो पोएम है ये क्या व्यक्त कर रही है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग, छोटी छोटी जो बातें हैं उनका महत्व बताने का काम ये पोएम कर रही है। इन छोटी छोटी बातों की वजह से किसी का भी मूड क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसके लिए छोटी छोटी बातें जो है या छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बताने का काम इस पोएम के माध्यम से हो रहा है। समझ में आ गया। अभी किस तरह से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो किस तरह से आपका मूड चेंज कर सकती है, ये आपको पोएम देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, किस तरह से पोएट का मूड चेंज होता है बिकॉज ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, ये आप समझेंगे यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इस लाइन से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि एक्सप्रेस कर रही है पोएम सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, महत्व किसका, छोटी छोटी चीज़ों का, जिसकी वजह से किसी का भी मूड जो है वो चेंज हो सकता है। ओके, उसके बाद थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से वी गेट ए मैसेज, हमें एक मैसेज मिलता है दैट वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन वर्स सिचुएशन। हमें क्या करना चाहिए, तो बुरी परिस्थितियां है उसमें भी अच्छे की आशा या फिर अपेक्षा करनी चाहिए। ये मैसेज हमें इस पोएम से मिलता है, कितनी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो मगर हमें अच्छे की आशा करनी चाहिए, ये हमें यहाँ से मैसेज मिलता है इस पोएम के माध्यम से। We must also remember that, हमें ये याद रखना होगा या हमें इससे याद रखना चाहिए कि nature and its objects have the ability to make one happy and come out of hopelessness। हमें याद रखना चाहिए, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि नेचर, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, निसर्ग प्रकृति, और इट्स ऑब्जेक्ट्स, और उसकी जो वस्तुएं हैं, निसर्ग में जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, have the ability to make one happy, इसके पास क्षमता है, निसर्ग के पास, उसकी जो ऑब्जेक्ट्स है, वस्तु है, उसके पास क्षमता है कि वो किसी को भी खुश कर सकते हैं, ओके, हैप्पी कर सकते हैं, एंड कम आउट ऑफ होपलेसनेस, और किसी को भी वो निराशा से बाहर लाने की क्षमता जो है वो किसके पास है, तो नेचर और उसके ऑब्जेक्ट के पास है। ये रही सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो की ये सेंट्रल थीम है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर थीम आपको पूछी जाए या फिर सेंट्रल आइडिया पूछी जाए तो आपको ये आंसर आपको वहाँ पे कैरी करना है। ओके, याद रहे डस्ट ऑफ स्नो पोएम, और उसके राइटर का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी थी। चलिए फिर अभी आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं हम इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है और कौन से राइमिंग वर्ड्स इस पोएम में आए हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी भी जब आप राइमिंग स्कीम फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या करना होता है, तो स्टांजा में जो हर एक लाइन है उसकी जो लास्ट के वर्ड है उन्हें आपको कंसिडर करना होता है। ओके, तो ये जो फर्स्ट स्टांजा है उसमें से हर एक लाइन में जो लास्ट वर्ड है वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो है क्रो, उसे हम कहेंगे ए। क्रो किसके साथ राइम कर रहा है, तो क्रो राइम कर रहा है स्नो के साथ, तो इसे हम कहेंगे ए। उसके बाद है मी को हम कहेंगे बी, और मी किसके साथ राइम कर रहा है, तो वो कर रहा है ट्री के साथ, तो इसे हम कहेंगे बी। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट आंसर जो उसकी राइमिंग हो गई ए बी। समझ में आ गया आपको, अंडरस्टैंड। लास्ट के वर्ड्स को आपको फोकस करना है, हर एक लाइन को। सेकेंड स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं। अभी सेकेंड स्टांजा में लास्ट के जो वर्ड है वो मैंने अंडरलाइन कर लिए है। देखिए, हार्ट को हम कहेंगे ए,
हार्ट कर रहा है किसके साथ राइम, तो पार्ट के साथ, तो पार्ट को कहा जाएगा ए, मूड को कहेंगे हम बी, रूट दैट इज बी। इसका मतलब इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी। ओके, समझ में आ गया। अभी ये हो गया आपकी राइमिंग स्कीम। इसका मतलब इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, तो ए बी, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। ओके, सेकेंड थिंग, इस पोएम में कौन से राइमिंग वर्ड्स आए हैं, तो फर्स्ट स्टांजा जो है उसमें आए हैं राइमिंग वर्ड्स क्रो, स्नो, और सेकंड है मी, ट्री। ये राइमिंग वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। ये आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट राइट एनी टू राइमिंग पेयर्स ऑफ द इन द स्टांजा, तर मग आप उस वक्त आप लिख सकते हैं कि क्रो, स्नो, मी, ट्री, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। उसके बाद है सेकंड स्टांजा हार्ट, पार्ट, ये राइमिंग वर्ड, मूड, रूट, ये राइमिंग वर्ड, ये राइमिंग वर्ड आपको दिखाई देंगे इस पोएम में। लगभग 2 स्टांजाज इस पोएम में है। सबसे इंपॉर्टेंट, देयर आर 2 स्टांजाज इन द पोएम, और हर एक जो स्टांजा है वो 4 लाइन का है, और टोटल 8 लाइन्स इस पोएम में है। राइमिंग स्कीम है ए बी, और राइमिंग वर्ड्स है क्रो, स्नो, मी, ट्री, साथ ही साथ हार्ट, पार्ट, मूड, रूट। ये हो गया सेकेंड पार्ट जो मैंने बताया राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स के बारे में था। अभी हम बढ़ रहे हैं पोएम की तरफ। डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन इस पोएम का समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टांजा नंबर फर्स्ट रीड कर रहा हूँ और उसके बाद में आपको मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो देखिए क्या है स्टांजा नंबर 1, द वे अ क्रो इज वी कैन से वन काइंड ऑफ बर्ड, ओके, शुक डाउन ऑन मी, शुक मीन्स शेक का ये पास्ट टेंस है, ओके, शेक मीन्स हिलाना जिसे हम कह सकते हैं। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री ये एक तरह का पॉइजनस प्लांट है, एक तरह की पॉइजनस वो ट्री है, ओके, और इसको किससे तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं इस हेमलॉक ट्री को, ये पॉइजनस ऐसी ट्री है। तो ये फर्स्ट स्टांजा है। इस फर्स्ट स्टांजा से हमें क्या समझता है, तो याद रखना है कि इस पोएम के माध्यम से या फिर इस स्टांजा के माध्यम से पोएट क्या कर रहा है, तो एक इंसिडेंट को, एक छोटे से इंसिडेंट को रिमेंबर कर रहा है, याद कर रहा है, और इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से उसकी लाइफ जो है या फिर उसका जो मूड था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, चेंज हो गया था। एक बार क्या होता है कि पोएट जो है वो डिप्रेस मूड में था, डिप्रेस मीन्स वो नाराज था, निराश था, और होपलेस, निराश, उदास, ऐसा उसका मूड था। और वो क्या था, तो एक पेड़ के नीचे खड़ा था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उस पेड़ के नीचे से जा रहा था, और वो पेड़ कौन सा था, तो दैट इज द हेमलॉक ट्री, ओके। तो उस पेड़ के नीचे से जा रहा था। अभी बताया गया नहीं इस पोएम में, इस स्टांजा में, कि वो पेड़ के नीचे था या फिर वहां से जा रहा था, मगर आप कंसीडर करेंगे ही वॉज स्टैंडिंग देयर, वो खड़ा था, या फिर वो पास हो रहा था उस ट्री के नीचे से। सडनली क्या होता है, अभी एक्शन हो रही है यहाँ पे, द वे अ क्रो मीन्स यू नो दैट, मैंने अभी बताया आपको कौवा। तो कौवा जो है वो कहाँ पर बैठा है, तो उस पेड़ पर बैठा है। कौन से पेड़ पर, हेमलॉक ट्री पर वो बैठा है। अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री, वो वहां पर बैठा है। शुक डाउन ऑन मी, और वो क्या करता है, उस पेड़ के जो पत्ते हैं उसको हिलाता है, और वो पत्ते हिलने की वजह से क्या होता है, तो द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के टुकड़े, जो हम उसे कह सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, पार्टिकल्स डस्ट स्नो के, उस स्नो मीन्स बर्फ, ओके। तो बर्फ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे टुकड़े जो है वो क्या होते हैं, तो हेमलॉक ट्री से किसके ऊपर गिर जाते हैं, वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, पोएट के ऊपर वो गिर जाते हैं, ओके। बिकॉज वाई, क्रो ने क्या कर दिया था, उसकी जो कोई ये होगी डाली होगी, तो उसे हिलाया, उस पत्ते को हिलाया। बिकॉज ऑफ दैट उस ट्री से क्या होता है, तो कुछ स्नो के कुछ जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, तो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, ओके। समझ में आ गया आपको। ये हो गया फर्स्ट स्टांजा का एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंड। अभी बढ़ते हैं हम सेकेंड स्टांजा की तरफ। स्टांजा सेकेंड क्या दिया है, देखिए, रीड कर रहा हूँ। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड मीन्स जिसे हम कह सकते हैं पछतावा, दुख, खेद, यहाँ पर ऐसा मीनिंग आपको यहाँ पे लेना है, रिग्रेट जिसे कहा जाएगा। तो जो इंसिडेंट उसके साथ में हुआ है फर्स्ट स्टांजा में, कि जो क्रो है जिसने क्या किया, तो पत्ते हिलाए और उसमें से डस्ट ऑफ स्नो या फिर बर्फ के टुकड़े उस पर गिरे, किस पर, तो पोएट के ऊपर गिरे। तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि उसकी वजह से क्या हो गया, तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये जो डस्ट ऑफ स्नो है या फिर बर्फ के जो टुकड़े उस पर गिरे हैं, उसकी वजह से
पोएट का जो मूड है, उसकी जो मनोदशा है, उसके जो भाव है वो बदल गए हैं और वो खुश हो गया है। ओके, उसका मूड क्या हो गया, तो सैड से हैप्पी बन गया है। और पहले उसका मूड कैसा था, डिप्रेस्ड, वो उदास था, सैड था, दुखी था, मगर ये जो डस्ट ऑफ स्नो, पाउडरी जो स्नो उस पर गिरा है, उसकी वजह से वो क्या हो गया, तो हैप्पी हो गया, खुश हो गया है। ओके, अब तक तो उसका जो टाइम था वो पूरी तरह से कैसा था, सैड, अब तक का जो उसका डे जा रहा था, ओके, वो पूरी तरह से सैड में, दुख में जा रहा था। बट क्या हो गया, तो एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, तो ये जो पूरा दिन उसका जो अब तक जो खराब गया था, ये इंसिडेंट होने के बाद वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, अभी रिफ्रेश हो चुका है, वो पूरी तरह से ताज़ा हो चुका है। वो उसे कह सकते हैं कि वो जो बर्फ़ के टुकड़े उस पर गिरे, उसकी वजह से अभी उस वजह से उससे क्या फील हो, कैसा फील हो रहा है, तो एक रिफ्रेश उसे फील हो रहा है, ताज़ा आनंदित फील कर रहा है खुद को उस इंसिडेंट की वजह से। और इस इंसिडेंट की वजह से उसका जो उस पोएट का जो पूरा दिन है, उसमें से जो कुछ पार्ट है वो बच गया। तो अगर ऐसा नहीं होता उसके साथ, तो पूरा दिन उसका कैसा चला जाता, तो रिग्रेट में चला जाता, दुख में चला जाता। ऐसा यहाँ पे पोएट कहने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें जो है, स्मॉल थिंग्स, वो भी क्या कर सकती है, तो आपके मूड को, आपके मनोदशा को क्या कर सकती है, तो चेंज कर सकती है। यही पोएट इस पोएम के माध्यम से हमें समझाना चाहता है। ओके, समझ में आ गया। तो ये इस तरह से ये यहाँ पर पोएम क्या हो रही, तो खत्म हो रही है। समझ में आ गया आपको। तो अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, तो इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं, थर्ड सेगमेंट जो है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट स्टांजा में कौन से फिगर ऑफ स्पीच आए हैं। तो सेकंड लाइन जो दिख रहा है आपको, शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एसोनेंस, ये फिगर ऑफ स्पीच आया है। यहाँ पे वोवेल साउंड जो है ओ, यहाँ पर आया है, शुक में से ओ और डाउन में से ओ। तो ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो एसोनेंस का। साथ ही साथ आपको सिंबोलिज्म भी आपको इस पोएम में दिखाई देगा। तो वर्ड्स कौन से हैं जो सिंबलाइज कर रहे हैं, तो क्रो और हेमलॉक ट्री। तो सब जानते हैं कि हेमलॉक ट्री जो है, ओके, ये क्या है, तो इसमें ये पॉइजनस प्लांट है या फिर पॉइजनस ट्री है, जो सिंबलाइज कर रही है किसको, तो डेथ को। और क्रो, कौवा जिसे हम कहते हैं, तो ये जो है अग्लीएस्ट बर्ड है, और ये एसोसिएट करता है किसके साथ, तो बैड ओमेन के साथ। तो इसका मतलब ये दोनों भी जो वर्ड्स है, ये निगेटिव इमोशंस और एस्पेक्ट को दिखा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि सिंबोलिज्म आपको यहाँ पे दिखाई देगा निगेटिव इमोशंस और एस्पेक्ट का। और कौन से जो वर्ड्स है ये सिंबल के तौर पर यूज़ किए गए हैं, तो फर्स्ट वन इज हेमलॉक ट्री और दूसरा है क्रो। समझ में आ गया। और साथ ही साथ आपको डस्ट ऑफ स्नो, अभी डस्ट ऑफ स्नो जो है ये भी एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है इसको। ओके, जो इंडिकेट करता है नेचुरल जॉय और एनर्जी को। ओके, जिसकी वजह से रिफ्रेश हो रहा है, निगेटिविटी जो खत्म हो जा रही है, किसकी वजह से, तो डस्ट ऑफ स्नो की वजह से। तो ये भी एक तरह का सिंबोलिज्म आपको दिखाई देगा यहाँ पे। चलिए अभी सेकंड स्टांजा की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड स्टांजा में सबसे पहली जो लाइन है, हैज़ गिवन माई हार्ट, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्यों है, तो यहाँ पे रिपीटेशन है सेम कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, जैसे कि हैज़ का एच और हार्ट का एच, तो ये सेम कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर आया है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। और इसके बाद जो थर्ड लाइन है, एंड सेव्ड सम पार्ट, ये भी एलिट्रेशन का एग्जांपल है। सेव्ड का एस और सम का एस, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर आया है, तो देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। तो कुछ ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। यहाँ पर ये पोएम पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। अगर कोई आपके सुझाव है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।